हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं। पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी और ध्यान तो आप अपना रख ही रहे होंगे। जैसा आप सभी को पता है कि आज 8 अप्रैल है और इस दिन लगभग शाम को शायद 7 और 8 बजे के बीच में मैंने मेरा पहला वीडियो डाला था इस चैनल के ऊपर। तो कुल मिलाकर के आज पूरा 1 साल हो चुका है इस चैनल को। तो हैप्पी बर्थडे टू फन विद फिजिक्स फैमिली, टू ऑल ऑफ यू ऑल्सो। ओके, हाँ चलिए काम करना चालू करते हैं। क्वेश्चन बैंक के साथ में हम डील कर रहे हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से बहुत बहुत सॉरी कहना चाहूँगा कि मैं आपकी आशाओं पे खरा नहीं उतरा। बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको कम से कम क्वेश्चंस तो प्रोवाइड करवाऊँ। ठीक है, चलिए तो वीडियो चालू करते हैं। ओके, तो 8वां क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। v बराबर 200 साइन 100 पाई टी। 8वें क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या भाई? v बराबर 200 साइन 100 पाई टी। वोल्ट का स्रोत 10 ओम के प्रतिरोध कितना है? 10 ओम के प्रतिरोध से संयोजित हो तो ज्ञात कीजिए। अब आपको 2 चीज़ें ज्ञात करनी है। अब आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, क्या ज्ञात करना है? एक तो आपको VRMS ज्ञात करना है। आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। कैसे? हमें ये पता है कि VM है ना, ये VM साइन ओमेगा टी होता है। तो VM का मान कितना दिया हुआ है आपको बच्चों? 200 वोल्ट दिया हुआ है। तो VRMS कितना होगा? सिंपल सा था बच्चों, इसमें भाग लगाओ किसका भाई? तो हम लिखते हैं VM डिवाइडेड बाय √2। तो 200 में भाग लगाया किसका? √2 का, और मात्रक लगा दिया क्या बच्चों? वोल्ट। सॉल्व कर लीजिएगा आगे, वैसे इतना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। IRMS बहुत सिंपल है। IRMS बराबर क्या होगा? VRMS में किसका भाग लगा दो? प्रतिरोध का, है ना। VRMS कितना है बच्चों? 200 है, डिवाइडेड बाय √2। R का मान कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, ये काट दिया भाई। तो ये कितना आ जाएगा? 20/√2, जिसे आप 10√2 कह सकते हैं। और धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। तो A लगा दिया हम, सिंपल सा टास्क था। ठीक है, चलिए तो ये कन्फर्म हुआ, ये कंप्लीट हुआ। अगला सवाल देखिए, 9वां सवाल जो बोल रहा है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कौन से बच्चों? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्यान में रखिएगा, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका उपयोग लिखिए। तो हम बोलते हैं इसका उपयोग विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में प्रत्यावर्ती धारा के मानों को परिवर्तित करने में किया जाता है। जैसे टेलीफोन, चार्जर हो गया, टेलीविज़न हो गया आदि उपकरण। ठीक है, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। कार्यफलन और दहली आवृत्ति। कार्यफलन जब भी आए तो ये फॉर्मूला आप लिख करके ही आएंगे, h/0। ठीक है, कार्यफलन जैसे ही आए ये लिख करके आएंगे। कार्यफलन क्या? वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों को मुक्त कराने हेतु आवश्यक होती है, कार्यफलन कहलाती है। न्यूनतम ऊर्जा धातु सतह से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए। ठीक है, दहली आवृत्ति, न्यूनतम ऊर्जा को हटा दो, न्यूनतम आवृत्ति लिख दो। वह न्यूनतम आवृत्ति या फिर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो कि किसी धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा। हाँ, आप चाहें तो इनके मात्रक लिख दीजिएगा। कार्यफलन का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दीजिएगा, वैसे ऊर्जा ही है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट चल सकता है, जूल भी चलेगा। और आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, तो आप मात्रक भी लिख सकते हैं। 11वां देखिए क्या बोल रहा है, निरोधी विभव को परिभाषित कर। निरोधी विभव क्या है? तो हम बोलते हैं कैथोड के सापेक्ष एनोड को दिया गया वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान कितना हो जाता है? 0 हो जाता है, निरोधी विभव कहलाता है। V0 से प्रदर्शित करते हैं। निरोधी विभव है आपतित प्रकाश की आवृत्ति के मध्य वक्र बनाइए। ऐसा कुछ वक्र बनाया था क्या आपने? ये तो आवृत्ति लिख रहा हूँ और इस तरफ निरोधी विभव है ना, और इनके बीच में ऐसा ग्राफ जाता है, ये बात ध्यान रखना। और इस ग्राफ का स्लोप होता है h/e के तुल्य। ठीक, और इसे न्यू0 लिख दो। हाँ भाई, आगे कौन सा है भाई? 12वां देखिए,
क्या बोल रहा है? किसी धातु सतह का कार्यफलन 3.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कार्यफलन कितना है? 3.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बुक का ही सवाल लग रहा है। इस पर 3 × 10⁻⁷ मीटर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित किया जाता है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति नहीं, तरंगदैर्घ्य। आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। मैं देखो कैलकुलेशन चांसेस कम है कि करूं, नहीं कर सकता हूं, फोन है इस तरफ दूसरा। तरंगदैर्घ्य है 3 × 10⁻⁷ मीटर, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए दहली आवृत्ति। बहुत सिंपल है। सबसे पहला देखिए दहली आवृत्ति वो होता है क्या बच्चों? न्यू नॉट होता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल सा टास्क था बच्चों। क्या भाई? फाई इज इक्वल्स टू होता है एच न्यू नॉट, तो फिर न्यू नॉट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? फाई डिवाइडेड बाय या फाई नॉट डिवाइडेड बाय क्या बच्चों? एच हो गया। फाई नॉट का मान कितना? 3.31 × 1.6 × 10⁻⁻⁻19। देखो फाई नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, ठीक। एच का मान सभी को पता होता है 6.62 × 10⁻⁻34, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा? फाई नॉट आ जाएगा, सॉरी न्यू नॉट आ जाएगा। फाई नॉट तो दिया हुआ है। चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या आ सकता है। कैलकुलेटर, हाँ भाई 3.31 × 1.6 बराबर भाग 6.62, ये बता रहा है 0.8, ठीक है। फिर अगर हम देखें तो 34 में से 19 को घटा दो, 15 आता है, ठीक है। 10⁻15 ये क्या है? आवृत्ति है। तो मैं इसे लिख सकता हूं 8 × 10⁻14 हर्ट्ज। 8 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति हो गई है। हाँ भाई, और क्या पूछ रहा था? आपतित प्रकाश फोटोन की ऊर्जा। ये लो बहुत सिंपल हो गया। आपतित फोटोन की ऊर्जा क्या होगी बच्चों? एच न्यू नॉट होगी क्या? सॉरी एच न्यू होगी, एच न्यू नॉट कहां से होगी? आपतित फोटोन की ऊर्जा E इज टू होती है एच न्यू। फिर न्यू तो दे नहीं रखा लेकिन लैम्डा दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। एच का मान कितना? 6.62 × 10⁻⁻34। सी का मान 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय लैम्डा। सॉल्व कर लीजिएगा। ये तो सिंपल हो गया देवताओं। बताओ हुआ नहीं हुआ? हो चुका है। 3 से 3 गया, ये 15 हो जाएगा। 6.62 × 10⁻⁻34 × 10⁻15 ऊर्जा होती है जूल में। सॉल्व कर लीजिएगा, खत्म हुआ बड़ा है भैया। 15 दूना 30, 15 में 4 और जोड़ लो 19 हो जाएगा। माइनस का 19 है ना, ऐसा ही बैठ रहा है ये। 6.62 × 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा। हाँ भाई, अगला देखिए 13वां। सिंपल सवाल आएंगे और ये बात और ध्यान में रख लीजिएगा, इस बार का बोर्ड का पेपर बहुत सिंपल होने वाला है, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। न्यूमेरिकल ज़्यादा मत चलाया करो। जितना हेडेक लोगे न्यूमेरिकल की वो बिल्कुल ही नहीं आएगा। धीरे धीरे सोचो। देखो क्या बोल रहा है, 3000 एंगस्ट्रॉन्ग व 6000 एंगस्ट्रॉन्ग तरंगदैर्घ्य की विकिरणों से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में अंतर ज्ञात कीजिए। देखो पहली तरंगदैर्घ्य कितनी दे रखी है? पहली तरंगदैर्घ्य दे रखी है 3000 एंगस्ट्रॉन्ग, और दूसरी तरंगदैर्घ्य कितनी दे रखी है? 6000 एंगस्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये तरंगदैर्घ्य के प्रकाश किसी धातु सतह पर आपतित हुए। धातु सतह समान ही रही, तो धातु सतह से इलेक्ट्रॉन निकला। वो जो इलेक्ट्रॉन निकले उनकी गतिज ऊर्जाओं का अंतर निकालना है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड गतिज ऊर्जा को मैं लिखूंगा ke1 और इससे रिलेटेड गतिज ऊर्जा को मैं लिखूंगा ke2। ध्यान में रखिएगा, ये ध्यान में रखें, ठीक। चलो काम करना चालू करते हैं भैया। कैसे करेंगे? तो मैं पहले के लिए अगर मैं लिखूं तो मैं लिखूंगा E1 = φ0 + ke1, ठीक है। और दूसरी के लिए लिखूंगा E2 = φ0, धातु सतह तो वही थी, और ke2। एक में से दूसरे को घटा दो तो गतिज ऊर्जाओं में अंतर भी आ जाएगा।
तो ये क्या हो जाएगा E1 माइनस E2 इज इक्वल्स टू, इसमें से इसको घटाए तो 0 हो गया, क्या हो जाएगा KE1 माइनस KE2। आया नहीं आया, गतिज ऊर्जाओं में अंतर आया नहीं आया, किसके बराबर E1 माइनस E2। E1 माइनस E2, E1 क्या होगा hc डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 माइनस hc डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू गतिज ऊर्जा में अंतर। डेल के, ठीक है। hc को कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू क्या डेल के। hc ऐसा का ऐसा लघुत्तम लो, लैम्डा 1 लैम्डा 2, ये हो जाएगा लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू क्या बच्चों डेल के। बताओ भाई मान रख सकते हो क्या, h का मान 6.62 गुणा 10 की घात माइनस 34, c का मान 3 गुणा 10 की घात 8, लैम्डा 2 का मान ये रहा, एंगस्ट्रॉम 10 की घात माइनस 10 होता है, ठीक है। लैम्डा 1 का मान ये रहा, वापस से एंगस्ट्रॉम 10 की घात माइनस 10, मान रखो, काम कंप्लीट करो, इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है, कर लीजिएगा। हाँ भाई, नाभिकीय भट्टी का नामांकित चित्र बनाइए, ये मैंने बहुत अच्छे से बनाया था, वो प्लीज़ वीडियो देख लीजिएगा। अभी यहाँ पर बनाऊंगा तो बोर्ड भर जाएगा भैया, ठीक है, और टाइम ज़्यादा लग जाएगा फालतू में, नहीं तो मैं वीडियो को टैग कर दूंगा, हो सका तो नाभिकीय भट्टी वाला चित्र है ना, तो नाभिकीय भट्टी का नामांकित चित्र वहाँ से देख लीजिएगा। 15वां देखिए, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, आयनन विभव और उत्तेजन विभव। देखो आयनन विभव में इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों वो छोड़ करके भाग जाता है परमाणु को, है ना, अनंत वाले कक्षक में चला जाता है, वो है आयनन विभव। तो जिस विभवांतर से किसी इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने पर वह नाभिक के आकर्षण बल से मुक्त हो जाता है, आयनन विभव कहलाता है। वापस से, आयनन विभव वह विभवांतर है जिससे किसी इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने पर वह नाभिक के आकर्षण बल से मुक्त हो जाता है अथवा अनंत वाले ऊर्जा स्तर में प्रवेश कर जाता है, आयनन विभव कहलाता है। बात समझ में आई, आयनन विभव कितना सिंपल है, ठीक है। और ये बात ध्यान में रखना, जो ऊर्जा होती है उसका उल्टा कर दो। आयनन विभव के लिए जब हम लिखते हैं बच्चों, तो आयनन ऊर्जा का कॉन्सेप्ट समझिए, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी होती है EI, EI इज इक्वल्स टू, हम लिखते हैं जो भी ऊर्जा है nवें कक्ष में उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, यह आयनन ऊर्जा होती है। तो आयनन विभव VI क्या होता है, इस आयनन ऊर्जा में E का भाग लगा दो, तो ये आयनन विभव का फॉर्मूला भी बन गया है, देखा जाए तो, ठीक है। ये सामान्यतः धनात्मक ही होता है। उत्तेजन विभव में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरा ऊर्जा स्तर में या निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमित हो जाता है। तो हम बोलते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन को दिया गया वह विभवांतर या फिर वह विभवांतर जिससे किसी इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने पर वह निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमित कर जाता है या संक्रमण कर जाता है, उत्तेजन विभव कहलाता है। वापस से बोल रहा हूँ, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि वह विभवांतर जिससे किसी इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने पर वह निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर जाता है, क्या कहलाता है बच्चों, उत्तेजन विभव कहलाता है। इसे V एक्साइटेशन कहेंगे और ये होगा EN2 माइनस EN1 डिवाइडेड बाय E, ठीक है। उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा माइनस निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा। आगे देखिए 16वां, पता चला, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन थी। यदि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन n बराबर अनंत से संक्रमण कर पाश्चन श्रेणी में रेखीय स्पेक्ट्रम बनाता है तो उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है अनंत से, कहाँ पर आ रहा है, पाश्चन में। तो लाइमन बामर पाश्चन तीसरे नंबर की आ गई, n1 इज इक्वल्स टू कितना, 3 में संक्रमण कर रहा है। तो उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य 1 अपॉन लैम्डा हाइड्रोजन के लिए R 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर, यही पढ़ते हुए आए, अरे ऐसा ही पढ़ते हैं ना। फिर 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा R, फिर 1 अपॉन N1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस अनंत का स्क्वायर कर दूं क्या, ये तो 9 हो जाएगा ना। तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू R बाय 9, ये तो 0 हो गया तो हटाओ, इसका तो कोई मतलब नहीं है, R बाय 9। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू आएगा 9 बाई R, 9 बाई R। अब देखो 1 अपॉन R क्या होता है, मैं बता चुका हूँ, 1 अपॉन
आर 1/r होता है 912 एंगस्ट्रॉम। अब गुणा कर लीजिएगा देवताओं, इतना आप पे छोड़ सकता हूं मैं। अरे कर सकता हूं ना, 1/r का मान रख दिया कितना 912, कई किताबों में 911.5 भी लिखा हुआ है, 912 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पता चला, सिंपल सवाल है बच्चों, और इस तरीके के सवाल पूछ सकता है भाई। हाँ 17वां देखिए, नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया में क्रांतिक द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए। क्रांतिक द्रव्यमान क्या होता है? किसी भी श्रृंखला अभिक्रिया में वह न्यूनतम द्रव्यमान जो कि विखंडन हेतु आवश्यक होता है, वह न्यूनतम द्रव्यमान जो कि विखंडन हेतु आवश्यक होता है, क्रांतिक द्रव्यमान कहलाता है। इससे कम द्रव्यमान होने पर विखंडन प्रक्रिया आगे सुचारू नहीं हो पाती। फिर आगे, नाभिकीय बलों के कोई 2 गुण लिखिए। नाभिकीय बल प्रकृति का सबसे प्रबल प्राकृतिक बल है। पहला, इसकी परास अत्यल्प होती है। दूसरा, इसकी प्रकृति आकर्षणीय होती है। 3 हो गए। यह आवेश की प्रकृति पे निर्भर नहीं करता, ठीक है, और यह एक केंद्रीय बल नहीं है। 5 गिना दिए मैंने, तो कोई भी 2 लिख दीजिएगा। 18वां देखिए, निम्नलिखित तार्किक द्वारों का बुलियन परिपथ बनाइए। ओके, देखिए तार्किक द्वारों द्वारा बुलियन परिपथ बनाइए, बना देंगे, कहाँ दिक्कत है भैया। 18वां देखिए, 18वां ये ना, क्या बनाना है? नैंड से नॉट बनाना है ना, नैंड से नॉट गेट बनाना है। बहुत सिंपल है। नॉट गेट क्या होता है? ए बार होता है, A2 A बार बाहर निकालो, और नैंड क्या होता है वो समझिए, गुणा करो, तो ऐसा बनता है नैंड, ये है नैंड, है ना। अब यहाँ पे नॉट गेट में एक ही इनपुट होता है, एक ही आउटपुट होता है, तो इसके अंदर भी हमें ऐसा करना पड़ेगा। ए सिग्नल गया, पहले तो ये एंड गुणा हुआ, ए को ए से गुणा करोगे तो ए ही आएगा, उसका उल्टा करोगे तो क्या आएगा? ए बार। बताओ भाई, नैंड से, ये नैंड था, इससे क्या बन गया? ये नॉट बन गया है, ठीक है। तो ए तो हो गया, बहुत सिंपल हो गया भाई। बी देखो, नॉर से एंड गेट, ये टिपिकल दे दिया भैया, नॉर से एंड गेट। तो आपको पता, नॉर से एंड है, ओके हाँ एंड है, ये दिक्कत वाली बात है। एंड क्या होता है बच्चों? ए डॉट बी होता है, ये बात ध्यान रखना। इसका जो वाई वाला समीकरण होता है ना, बुलियन समीकरण, वो ए डॉट बी होता है। अब अगर इसके ऊपर 2 बार लगा दिए जाएं, क्या लगा दिए जाएं? 2 बार लगा दिए जाएं, तो क्या होगा बच्चों? जब मैं पहले वाले बार को सॉल्व करूंगा तो ये जो डॉट है वो तो कन्वर्ट होगा प्लस में, और इन पे अलग अलग बार आ जाएगा, एक काम खत्म। दूसरा, इसके ऊपर एक होल बार लग जाएगा, ये वाई, ये और ये एक ही हैं, और ये किसके बराबर है? ए डॉट बी के बराबर है, जो कि एंड का ही काम है। तो सबसे पहले ए बार बनाओ, फिर बी बार बनाओ, और फिर उसका होल बार लगाओ। तो ए बार बनाने के लिए क्या किया? देखो ऐसा ही कुछ काम करेंगे, लेकिन नॉर से करेंगे। नॉर कैसा बनता है? ऐसा, ये नॉर। तो ए दिया, क्या आया? ए बार, ठीक है। फिर एक और नॉर गेट लो, बी दिया, क्या आया? बी बार। ए बार और बी बार आया, दोनों को जोड़ना है और उल्टा भी करना है, जोड़ो और उल्टा। जोड़ने वाला काम और ने किया, और उल्टा नॉर ने कर दिया। ये लो भाई, अब जो आ रहा है वो ए बार प्लस बी बार का होल बार है, जो कि किसके बराबर है? ए डॉट बी के बराबर है ना। ये ध्यान में रखना, थोड़ा टिपिकल है, चांसेस वैसे थोड़े कम है आने के, लेकिन आ गया तो पता तो होना चाहिए, मैंने करवा रखा है वैसे। ओके, आगे देखिए, मैक्सवेल समीकरण लिखिए। मैक्सवेल के समीकरण इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये क्लियर हुआ ना। मैक्सवेल, एक मिनट में वीडियो देख लेता हूं। मैक्सवेल के समीकरण वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और 4 समीकरण में से शुरुआत के 2 तो गाउस से रिलेटेड है। अरे है नहीं है देवताओं?
19वां। पहला समीकरण देखिए, गाउस का नियम, समाकलन E डॉट ds बराबर क्या, समीशन Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दूसरा, समाकलन B डॉट ds बराबर कितना, 0। तीसरा बच्चों, विद्युत वाहक बल का था माइनस का d फाई बी डिवाइडेड बाय dt, यही तो था। और इसके लिए हमने क्या लिखा है, इसके लिए हम कुछ ऐसा लिखते हैं, समाकलन E वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या, माइनस का d फाई डिवाइडेड बाय dt। ठीक है, ऐसा लिखोगे। और चौथा, एम्पियर का नियम, एम्पियर मैक्सवेल समीकरण, क्या भाई, म्यू नॉट आई ई, या आई सी लिखो, आई ई नहीं, आई सी लिखो, कंडक्शन करंट, प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई डिवाइडेड बाय dt। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, इस तरीके से ये काम किया जाएगा। तो मैक्सवेल वाले समीकरण इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लिख लीजिएगा। चारों समीकरण याद रख लो, कोई भी दो पूछ सकता है। इसे एम्पियर मैक्सवेल समीकरण बोलते हैं, ये गाउस का विद्युत क्षेत्र संबंधी नियम, ये गाउस का चुंबकत्व संबंधी नियम, और ये फिर फैराडे का लॉ, है ना। प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन की दर के तुल्य होता है, ऐसा ही तो होता है। चलिए आगे 20वां देखिए, एक दूरदर्शन मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है, किस महत्तम दूरी व क्षेत्रफल में यह दूरदर्शन प्रसारण किया जा सकता है, जबकि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी मानी जाए बच्चों, 6400 मानी जाए। कितनी महत्तम दूरी तक, तो 2RH होती है बच्चों दूरी। किसी भी एंटीना द्वारा जो दूरी होती है, कोई भी एंटीना हो, ठीक है, उसके लिए जो दूरी वो जो भेज सकता है वो होता है √2RH। कौन से नंबर का सवाल था ये, 20वें नंबर का। अगर यहाँ पर प्रेषित की दूरी है तो dt और यहाँ पे ht, यहाँ रिसीवर के लिए है तो यहाँ पे dr और यहाँ hr लगाते हैं, और कोई खास बात है नहीं। अब ये होगा क्या, तो आप सभी को पता है d का मान कितना, सॉरी d का नहीं, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है, इसे मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा, और h जो एंटीना की ऊंचाई दे रखी है वो यूज कर लीजिएगा, 100 दे रखी है। इसको सॉल्व करो और काम खत्म करो, आंसर क्या लगाओगे, मीटर में। कितने क्षेत्रफल तक भेज सकता है, वो होता है 2πRH, 2πRH होता है, ये बात ध्यान में रखो। तो 2π का मान 3.14, r का मान 6400 गुणा 10⁻³ h का मान 100। ठीक है, और इसके लिए मात्रा क्या लगाओगे, मीटर स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिएगा इसको। अगला देखिए 21वां, निम्नलिखित में x व y का नाम लिखिए। अब ये डायग्राम आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसा मैं देख पा रहा हूं बच्चों, ये संचार व्यवस्था का डायग्राम है। संचार व्यवस्था में 2x और y दे दी इसने, है ना, 2 चीज खाली छोड़ दी। तो आप सभी को पता है अगर इधर प्रेषित्र होता है, ठीक, तो फिर ये क्या होगा, माध्यम या फिर चैनल, और माध्यम में क्या मिक्स होता है बच्चों, रव। क्या मिक्स होता है, रव। और फिर ये किस में जाता है, रिसीवर में, अभिग्राही में। ठीक, तो ये तो दे रखा है उन्होंने y और ये दे रखा है x, तो आप लिख दीजिएगा x बराबर अभिग्राही और y बराबर क्या बच्चों, रव। इधर और इधर भी लगा रखे हैं, वो मैंने नहीं बनाए। ठीक है, लिख दीजिएगा। निम्नलिखित उपकरणों में प्रयुक्त तरंगों का नाम लिखिए। सेलुलर फोन, हमारे जो फोन है उनके अंदर किसका, विद्युत चुंबकीय तरंग में से रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है, ध्यान में रखिए। राडार प्रणाली में भी रेडियो तरंगों का ही उपयोग किया जाता है, हालांकि राडार में तो माइक्रोवेव्स का भी उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। अवक्षय परत, 22वां सवाल है। निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। अवक्षय परत, अवक्षय परत क्या होती है, तो हम बोलते हैं कि पीएन संधि में संधि तल के निकट स्थित वह क्षेत्र जहां पर मात्र धन एवं ऋण आयन ही उपस्थित होते हैं, किसी प्रकार के कोई बहुसंख्यक आवेश वाहक जैसे इलेक्ट्रॉन और होल्स उपस्थित नहीं होते,
अवक्षेप्रत कहलाती है। इसकी चौड़ाई माइक्रोन्स में होती है। किस में होती है? माइक्रोन्स में। देखो क्या होता है वहां पे, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, धनु ऋण आयन ही तो लिखते हैं अपन, है ना तो कोई इलेक्ट्रॉन होता है ना ही कोई होल होता है, बस ये ध्यान में रखना। उत्क्रम भंजन या भंजन वोल्टा भी आप कह सकते हैं, भंजन क्षेत्र भी कह सकते हैं। तो उत्क्रम भंजन क्या होता है? तो हम बोलते हैं कि पीएन संधि डायोड को पश्च अभिनति में दिया गया वह निश्चित विभव जिसके पश्चात पीएन संधि डायोड से बहने वाली धारा के मान में तेजी से वृद्धि होती है, क्या कहलाता है? उत्क्रम भंजन कहलाता है। ये ऐसा करते हो ना पश्च अभिनति में यूं, तो हम बोलते हैं ये वीबीडी है, भंजन वोल्टा, और इसके पश्चात धारा बहुत तेजी से नीचे की ओर आती है ना। इस वोल्टा के पश्चात धारा के मान में क्या होती है? यकायक अत्यधिक वृद्धि होती है। इसे ही क्या कहा जाता है? उत्क्रम भंजन कहा जाता है। और पश्च अभिनति में होता है ये काम। तो हम बोलते हैं पीएन संधि डायोड की पश्च अभिनति में एक निश्चित वोल्टा के पश्चात धारा के मान में अत्यधिक वृद्धि होती है, या वोल्टा के मान में अत्यल्प परिवर्तन करने पर धारा के मान में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, एवं इस स्थिति में सामान्य पीएन डायोड क्षतिग्रस्त हो जाता है। क्या कहलाता है? उत्क्रम भंजन कहलाता है। फिर परिपथ में जेनर डायोड का कार्य क्या होता है? हालांकि पूछा नहीं जाना चाहिए ना, ये जेनर डायोड ये हटा दिया है, तो भी जेनर डायोड किस काम में आता है बच्चों? वोल्टता नियमन के रूप में काम में आता है, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में काम में आता है। भी देखिए, पीएन डायोड को एक दिशिक युक्ति कहा जाता है। क्यों? अच्छा सवाल है। पीएन डायोड को क्या कहते हैं? एक दिशिक यूनि डायरेक्शनल डिवाइस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पीएन डायोड से मात्र अग्र अवनति में ही धारा प्रवाहित होती है, पश्च अवनति में धारा प्रवाहित नहीं होती। या फिर आप कह सकते हैं पीएन डायोड मात्र अग्र अवनति में ही चालन को प्रदर्शित करता है, पश्च अवनति में यह धारा के मार्ग में अत्यधिक अवरोध उत्पन्न करता है, इसलिए इसे यूनि डायरेक्शनल या फिर एक दिशा की युक्ति बोलते हैं। एक दिशा में जाएगी, दूसरी दिशा में धारा जा ही नहीं रही। 24वां देखिए, अरे खूब सवाल है, 39 तक है। देखो 24वां क्या बोल रहा है? मुक्त आवेश में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र सदिश लगा रखा है और सदिश जैसी कोई राशि दे नहीं रखी, निर्लज। 4 गुणा 10 की घात -6 चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला लिख देता हूं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। हो तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान बहुत सिंपल है भाई, क्या आप सभी को पता है? E डिवाइडेड बाय B इज इक्वल्स टू C होता है, तो E इज इक्वल्स टू क्या होगा? C इंटू B होगा। C का मान कितना? 3 गुणा 10 की घात 8। B का मान कितना जो दे रखा है? मात्रक विद्युत क्षेत्र का क्या? वोल्ट प्रति मीटर न्यूटन प्रति कूलाम। सॉल्व कर लीजिएगा। दिष्टकारी को परिभाषित कर पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र बनाइए। दिष्टकारी वह युक्ति है जो कि किसी प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टता को दिष्ट धारा अथवा वोल्टता में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, क्या कहलाता है? दिष्टकारी। और पूर्ण तरंग दिष्टकारी का डायग्राम देख लो भाई। ये प्राथमिक कुंडली जिसे आपने निवेशी वोल्टता स्रोत VI से जोड़ दिया है, और फिर द्वितीयक कुंडली को 2 डायोड D1 और D2 से चित्रानुसार जोड़ा है। देखो ये डायोड यहाँ जुड़े हुए हैं भैया, और फिर इस लाइन को ऐसे खींच देना। तुम यहाँ पे प्रतिरोध लगा देते हो, मैं हर बार बोलता हूँ यहाँ पे बच्चे प्रतिरोध लगाते हैं, यहाँ पे प्रतिरोध नहीं लगाना है। और फिर मध्य निकासी बिंदु लो S, और उससे प्रतिरोध लोड RL को जोड़ दो। ठीक है, ये मध्य निकासी बिंदु और इसको R में लिख देता हूँ। ये डायोड D1 हो जाएगा, ये डायोड D2 हो जाएगा। कंप्लीट, खत्म। इतना ही ध्यान रखो। बन गया परिपथ चित्र, ऐसा ही था। हाँ भाई, आगे देखिए। मैं कोई सवाल छोड़ तो नहीं दे रहा हूँ ना? और भगवान, बहुत सारे सवाल बचे हुए हैं, मैं बहुत नीचे देखने लग गया। हाँ आगे देखिए 26वां।
प्रकाश विद्युत प्रभाव को परिभाषित कीजिए। प्रकाश विद्युत धारा किन दो कारकों पर निर्भर करती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है बच्चों? जब किसी धातु सतह पर एक निश्चित आवृत्ति या इससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो धातु सतह से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है ना। धातु सतह पे एक निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का क्या है? प्रकाश है और उस धातु सतह से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाए, यही प्रकाश विद्युत प्रभाव है। प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता एवं और किस पे निर्भर कर सकती है? वोल्टता पर, आरोपित वोल्टता पर निर्भर करती है। हालांकि आरोपित वोल्टता पे शुरुआती दौर में निर्भर करती है, संतृप्त धारा कभी निर्भर नहीं करती, लेकिन दो कारक पूछे तो फिर लिखना पड़ेगा, है ना। तो आपतित प्रकाश की तीव्रता किस पे निर्भर करती है? आपतित प्रकाश की तीव्रता पर। क्या बोल रहा हूँ? प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर एवं आरोपित वोल्टता पर निर्भर करती है। ठीक है। 27वां, बोर मॉडल की कोई दो कमियां लिखिए। अच्छा सवाल है बच्चों, पूछा जा सकता है बोर मॉडल की कमियां। हाँ, बोर मॉडल की पहली कमी क्या है? बोर मॉडल मात्र उन्हीं परमाणुओं हेतु सत्य है जो कि जिनके बाह्य कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन हो या जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। या फिर आप कह सकते हैं बोर मॉडल मात्र एकल इलेक्ट्रॉनिकी परमाणुओं हेतु ही सत्य है। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के लिए बोर मॉडल की सहायता से स्पेक्ट्रम को नहीं समझाया जा सकता। दूसरा आप क्या कह सकते हैं? बोर मॉडल में कक्षाओं को, इलेक्ट्रॉन के चक्रण हेतु कक्षाओं को वृत्ताकार माना गया, जबकि ये दीर्घवृत्ताकार भी हो सकती है। बोर मॉडल के द्वारा स्टार्क एवं जीमान प्रभाव को भी नहीं समझाया जा सकता। बोर मॉडल द्वारा स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता को भी नहीं समझाया जा सकता। ऐसी बहुत सारी कमियां थी। हाँ, आगे देखिए। बैंड चौड़ाई को परिभाषित कर एलसीआर परिपथ के लिए इसका मान लिखिए। बैंड चौड़ाई वह आवृत्ति अंतराल जिसके मध्य कोई भी एलसीआर परिपथ स्रोत से अधिकतम ऊर्जा ग्रहण करता है, वह क्या कहलाती है? बैंड चौड़ाई। या फिर जिसके मध्य कोई भी एलसीआर परिपथ कार्य करता है, बैंड चौड़ाई कहलाती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 1/2 पाई r डिवाइडेड बाय r। ठीक है। हाँ भाई, देखो आगे, इसके आगे हमारे पास में है नेक्स्ट, बैंड चौड़ाई का व्यंजक लिखना था, है ना इस पे। तो 29वां देखो, प्रत्यावर्ती धारा का प्रथम अर्धचक्र के लिए औसत मान ज्ञात कीजिए। प्रथम अर्धचक्र हेतु औसत मान 22वां है, 1 मिनट, 29वां सॉरी। तो ये औसत मान जो होता है बच्चों धनात्मक अर्धचक्र के लिए, प्रथम अर्धचक्र धनात्मक ही होता है, वो होता है 0.637 IM होता है। इसकी डेरिवेशन मैं करवा चुका हूँ। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 0 से लेकर कैपिटल T I dt या फिर IM sin ओमेगा t dt डिवाइडेड बाई t। चूंकि अर्धचक्र है इसलिए इस यहाँ पे T/2 और T/2 कर दीजिएगा, है ना। ध्यान में रखें बस। आगे देखिए 30वां क्या बोल रहा है? 0.15 मीटर त्रिज्या, रेडियस कितनी दे रखी है? 0.15 मीटर तथा 3000 फेरों वाली एक कुंडली, फेरों की संख्या कैपिटल N 3000 फेरों वाली एक कुंडली को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक BH, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक BH 4 × 10⁻⁻4 टेस्ला, 250 चक्कर प्रति सेकंड आवृत्ति 250 चक्कर पर सेकंड आवृत्ति से घुमाने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान क्या होगा? भाई देखो सीधी सी बात है, प्रेरित विद्युत वाहक बल इस तरीके से हम BAF से ही देखेंगे। किससे देखेंगे? BAF से देखेंगे। इसमें फेरों की संख्या N है तो फिर इसे N से गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 3000, है ना। B का मान कितना? 4 × 10⁻⁻4 पाई r स्क्वायर से होगा बच्चों। पाई तो 3.14 हो जाएगा और r स्क्वायर का मान ये 0.15 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और f का मान 250,
और ये मान किस में आएगा, वोल्ट में आएगा। ठीक है, पता चल गया। इन सभी को गुणा कर दीजिएगा, आपको क्या मिल जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 31वां क्या बोल रहा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के किसी प्रयोग में 200 नैनोमीटर का प्रकाश लिथियम धातु, जिसके लिए देखो सामने दिया हुआ है क्या है, कार्यफलन दिया हुआ है उसके लिए। परावर्तित तो होता है, ज्ञात कीजिए। दो चीजें हैं, एक तो अधिकतम गतिज ऊर्जा निकालनी है इलेक्ट्रॉनों की, और एक निरोधी विभव को निकालना है। गतिज ऊर्जा निकलेगी तो निरोधी विभव तो वैसे ही निकल जाना है। देखिए आपतित प्रकाश के लिए तरंग दैर्घ्य दे रहा है, 31वां सवाल है। आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा इज इक्वल्स टू 200 नैनोमीटर, 200 गुणा 10 की घात -9 मीटर, और कार्यफलन फाई नॉट जो है वो है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो हम सारा काम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही करेंगे। ये वैसे ये कारण नहीं है, कारण ये है कि हमें गतिज ऊर्जा निकालनी है, फिर निरोधी विभव निकालना है। निरोधी विभव तभी आसानी से निकलेगा जब आप सारा काम किस में करो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करो। चलिए तो पहले तो आपतित फोटोन की ऊर्जा निकालते हैं। आपतित फोटोन की ऊर्जा होती है E इज इक्वल्स टू hc डिवाइडेड बाय लैम्डा। ठीक है, और मैं इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, तो एक बार के लिए इसको हटा देते हैं। 6.62 गुणा 10 की घात -34 सी का मान 3 गुणा 10 की घात 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा। देखो 200 गुणा 10 की घात -9, जिसे 2 गुणा 10 की घात -7 भी लिख सकते हैं। ये चला गया तो ये 15 हो जाएगा। चलो बहुत खुशी की बात। तो ये हो जाएगा 6.62 गुणा 10 की घात -34 गुणा 3 गुणा 10 की घात क्या माइनस का 15, सॉरी प्लस का 15 कर देता हूँ। ठीक है, फिर 19 रह जाएगा, ये माइनस का 19, और भाग किसका जा रहा है, 2 का, तो ये हो जाएगा 3.31, और इसको गुणा करो 3 से, तो 3 3 9, 3 3 9, 3 ऐसा कर देता हूँ मैं। गुणा क्या, 10 की घात माइनस का 19, ये ऊर्जा है जूल में, इसको कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा 9.93 गुणा 10 की घात -19 डिवाइड बाय 1.6 गुणा 10 की घात -19, ये तो जाता रहा। अब इसमें भाग लगाओ, देखे बच्चों, नौ 9.93 भाग 1.6, ये आ रहा है 6.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कार्यफलन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें पता है E इज इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अरे ये प्रकाश विद्युत प्रभाव का ही समीकरण है ना, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, E माइनस फाई नॉट, E का मान कितना 6.2 माइनस क्या 2.5, कितना आएगा भाई, 12 में से 5 गए तो 7, अरे ये तो होता है 12 में से 5 गए 7 ही आता है, और 5 में से 2 गए तो 3, तो 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो गतिज ऊर्जा आ गई। निरोधी विभव कैसे निकालोगे, ये गतिज ऊर्जा को लिखते हैं EV नॉट, EV नॉट बराबर कितना 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E से E को हटा दो तो V नॉट का मान कितना 3.7 वोल्ट। इस तरीके से आपके पास में क्या आ जाएगा, निरोधी विभव आ जाएगा। तो ये निरोधी विभव हो गया, ये गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, सिंपल सवाल है, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है मेरे हिसाब से। आगे देखिए, हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी की दूसरी रेखा के लिए तरंग दैर्घ्य दी हुई है, और बोल रहा है कि इसी श्रेणी की मतलब बामर श्रेणी की चौथी रेखा की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करो। दूसरी की दे रखी है, चौथी ज्ञात करो। तो पहले तो देखो बामर कौन से नंबर पे, तो लाइमन फिर बामर आता है, ऐसा ही तो है। तो हम देखेंगे कि बामर के लिए N1 बराबर जो है वो 1 है, सॉरी 2 है, कहाँ गया भाई, कहाँ गया 32वां। बामर के लिए
n1 का मान 2 है, n2 का वो चेंज कर रहा है, पहले बोल रहा है दूसरी रेखा की तरंग दैर्घ्य, तो केस फर्स्ट बता रहा हूं मैं। केस फर्स्ट में n2 का मान कितना बोल रहा है, वो 4 बोल रहा है, ठीक। और इस केस में जो उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्घ्य है वह तरंग दैर्घ्य आपको दे रखी है, वह तरंग दैर्घ्य आपको दे रखी है 4861 एंगस्ट्रॉम, ठीक। अगर मैं इसके लिए कॉन्सेप्ट बनाऊं तो मैं लिखूंगा 1/λ इज इक्वल्स टू r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर देखो 1/λ1 लिख लेता हूं, n1 का मान कितना 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यही तो है। 1/λ1 इज इक्वल्स टू r, ये 1/4 माइनस 1/16 हो गया क्या देवताओं, देखो 16 लघुत्तम, ये कितनी बार 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3/16, 3/16 गुणा r बराबर 1/λ1, तो λ1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 16/3 और r कहाँ नीचे, ये समीकरण नंबर 1 लिख लेना। अब समीकरण नंबर 2 देखो भाई, समीकरण नंबर 2 कहाँ से देखोगे तो वो बोल रहा है अब चौथी रेखा के लिए काम हो रहा है, ठीक। तो n1 का मान तो अभी भी 2 ही है, लेकिन n2 का मान कौन सी रेखा के लिए, चौथी रेखा। चौथी रेखा कहाँ से आएगी वो समझिए, देखो लाइमन के लिए पहली रेखा 2 पे, दूसरी रेखा 3 पे, तीसरी रेखा जो पहली रेखा 2 पे, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, लाइमन खुद 2 पर है तो पहली रेखा 3 पे, दूसरी रेखा 4 पे, तीसरी रेखा 5 पे और चौथी रेखा किस पे 6 पर आएगी, ठीक। तो हमने n2 का मान क्या लिख दिया, 6 लिख दिया है बच्चों। अब काम करो तो हमने लिखा 1/λ2 जो हमें ज्ञात करना है बराबर क्या बच्चों r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये तो कॉन्सेप्ट ही है। λ2 तो हालांकि हम इस मान से भी निकाल सकते थे, लेकिन पहला डेटा दिया हुआ है तो हम उसी से निकालेंगे, नहीं तो ये इसी समीकरण से निकाला जा सकता था। हाँ भाई 1/λ2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा r 1/n1 का स्क्वायर मतलब वही 2 का स्क्वायर और n2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36 और ये 4 है ना, 36 लघुत्तम कितनी बार जाएगा 9 बार और ये 1 बार, तो ये आएगा 8r/36 बराबर कितना 1/λ2, तो λ2 बराबर कितना आ गया बच्चों 36/8r, ठीक है। चलिए इसे समीकरण नंबर 1 का, इसे समीकरण नंबर क्या का 2, हमें λ2 निकालना था। समीकरण 2 बटा क्या किया 1 किया, तो ये होगा λ2 डिवाइडेड बाय क्या बच्चों λ1। λ2 का मान देखो 36/8r, 36/8r और λ1 का मान देखिए 16/3r, 16/3r, r से r की तो रामायण कटी, 36/8 और 3 का आ गया ऊपर नीचे रहा 16। देखो ये 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8 और 4 नाम 36, ठीक है। और कोई चीज़ दिख रही है क्या आपको, मेरे को तो नहीं दिख रही, आप देख लीजिएगा। ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 32 बराबर क्या बच्चों λ2 डिवाइडेड बाय λ1, तो λ2 बराबर हो जाएगा 27/32 गुणा λ1, ठीक है। λ1 का मान ये रहा, उठा करके पटक देना आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, सिंपल क्लास। चलिए तो ये चीज़ें सिंपल हैं, बस हमें थोड़ा सा ध्यावस रख के काम करना पड़ेगा, आसानी से आ जाएंगी, है ना। चलिए λ2 ओके, वैसे भी इसी से कमी आएगी। चलिए आगे देखिए, मॉडुलन को परिभाषित कर आयाम मॉडुलन को आरेख चित्र बनाइए। ओके, मॉडुलन को परिभाषित कैसे करेंगे, तो हम बोलते हैं जब किसी कम आवृत्ति के मूल सिग्नल को अधिक आवृत्ति की वाहक तरंग पर अध्यारोपित किया जाता है तो मूल सिग्नल के प्रत्येक मान के अनुसार क्या होता है बच्चों, वाहक तरंग की आवृत्ति वाहक तरंग के गुणों में परिवर्तन आता है।
यही क्या कहलाता है? मॉड्यूलन कहलाता है। देखो मूल जो तरंग होती है ना, मूल सूचना जो होती है उसकी आवृत्ति कम होती है, वो बच्चे की तरह बिहेव करती है, और जो वाहक तरंग होती है उसकी आवृत्ति ज्यादा होती है, वो पिता की तरह बिहेव करती है। तो बच्चे को पिता के ऊपर बैठा दो, है ना, अध्यारोपित कर दो। तो हम बोलते हैं जब किसी कम आवृत्ति के मूल सूचना को अधिक आवृत्ति की वाहक तरंग पर अध्यारोपित किया जाता है तो मूल सूचना के प्रत्येक मान के अनुसार वाहक तरंग के गुणों में परिवर्तन आता है। यही क्या कहलाता है? मॉड्यूलन कहलाता है। अब मॉड्यूलन के लिए आप कैसे बनाओगे आयाम मॉड्यूलन के लिए ग्राफ? ये मैंने आपको तरीका बताया था बच्चों। क्या इधर टी लिख लो, इधर आयाम लिख लेंगे अपन बाद में। और ये ग्राफ ऐसा कुछ है ना, एक तरंग ऊपर बना लो और ऐसी की ऐसी एक रिप्लिका नीचे बना लो, ठीक है। और इसके बीच में क्या कर दो? ऐसा वेव ड्रॉ कर दो, अच्छे से ड्रॉ करना बस। ठीक है, ये आपकी क्या है? आयाम मॉडल तरंग है। फिर ये बता करके आए, इसे बोलते हैं V मैक्सिमम या फिर A मैक्सिमम, और इसे बोलते हैं V मिनिमम या फिर A मिनिमम। ठीक है, इस चीज को मत बोलना V मैक्सिमम और V मिनिमम या फिर A मैक्सिमम और A मिनिमम क्या है। ये आयाम मॉडलित तरंग है, आयाम मॉडलित तरंग। ठीक है, इस तरीके से काम किया जाएगा, सिंपल है। चलिए आगे देखिए। आकाश तरंग संचरण में एंटीना की ऊंचाई व प्रसारण दूरी के मध्य संबंध व्युत्पन्न कीजिए। क्या होता है भाई एंटीना की ऊंचाई प्रसारण दूरी के मध्य संबंध? D बराबर √HR या RH, है ना, 2RH, सॉरी √2RH होता है। और ये डेरिवेशन अपन ने किया है, बहुत बार किया है। फिर 35वां देखिए, नहीं तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा इसका भी। 35वां देखिए, निम्नलिखित चित्र में डायोड की अभिनति बताइए। देखो डायोड को बताना है कि अग्र अभिनति है या फिर पश्चिम अभिनति। ये आपकी बुक का ही सवाल है बच्चों। इधर दिया हुआ है प्लस का 10 वोल्ट और इधर दिया हुआ है प्लस का 5 वोल्ट। मेरे हिसाब से आपको देख करके पता चल गया होगा कि N भाग को बैटरी का उच्च विभव है, जबकि P भाग को बैटरी का देखा जाए तो निम्न विभव है। कौन सी अभिनति? पश्च अभिनति। कौन सी? पश्च अभिनति है। 36वां देखिए, व्यतिकरण व विवर्तन में कोई, एक मिनट, इसका B भाग रह गया। ट्रांजिस्टर के लिए अल्फा का मान ज्ञात कीजिए यदि बीटा बराबर 10 हो। बीटा बहुत कम दे दिया भाई। बीटा बराबर अगर क्या हो 10 हो तो अल्फा बराबर क्या होगा? तो अल्फा इज इक्वल टू होता है बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा। तो बीटा ये 10 और उसमें भाग लगा दो 11 का। ठीक है, देख लीजिएगा, मात्रक नहीं होता इसका। फिर व्यतिकरण व विवर्तन में कोई दो अंतर लिखिए। पहले तो इनकी परिभाषा लिख दो, व्यतिकरण और विवर्तन की। ठीक है, और एक अंतर और क्या लिख सकते हो? तो आप लिख सकते हैं कि व्यतिकरण के अंदर प्राप्त समस्त फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है, जबकि विवर्तन में समस्त फ्रिंजों की चौड़ाई समान नहीं होती। एक अंतर ये, व्यतिकरण फ्रिंज प्रारूप में समस्त दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है, जबकि विवर्तन के अंदर समस्त दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान नहीं होती, ये क्रमागत रूप से घटती जाती है। ऐसा भी लिख सकते हो। आगे देखिए 37वां, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। प्रकाश का विक्षेपण या फिर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। सीधी सी बात है, प्रकाश आया व्हाइट कलर का, 7 रंगों में डिवाइड हो गया, यही क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो हम बोलते हैं जब एक श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होता है तो यह अपने मूलभूत 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। यही घटना क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण कहलाती है। ठीक है, फिर देखो विभेदन क्षमता। क्या भाई? कोणीय विक्षेपण। विभेदन क्षमता को ओमेगा लिखते हैं। कोणीय विक्षेपण एवं माध्यमान रंग या फिर
पीले रंग के प्रकाश हेतु विचलन का अनुपात ही क्या कहलाता है? विक्षेपण क्षमता कहलाता है। ठीक, अब ये क्या चीज़ है? तो हम बोलते हैं ये होता है डेल V माइनस डेल R डिवाइडेड बाय क्या बच्चों? डेल Y। ऐसा ही होगा, है ना। विचलन सबसे ज़्यादा किसका होता है भाई? वॉयलेट का होता है। सबसे कम किसका होता है? रेड का होता है। ये क्या भाई? तो इसके लिए हालांकि परिभाषित ही करना था, लेकिन देख लो अब एक बार के लिए ये क्या होता है। तो हम लिखते हैं इसको भाई नीटा, या फिर आप क्या म्यू लिखते हो ना, म्यू V माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू R माइनस 1 इंटू ए डिवाइड बाय क्या? येलो के लिए क्या लिखोगे? म्यू येलो माइनस 1 इंटू ए को तो कॉमन लेकर काट देना, और इस 1 से इस 1 की रामायण भी खत्म हो जाएगी। तो ये हो जाएगा म्यू V माइनस म्यू R डिवाइडेड बाय म्यू येलो कलर माइनस 1। ठीक है, ये ए पर निर्भर नहीं करता, ये बात ध्यान में रखना। विक्षेपण क्षमता जो है वह प्रिज्म कोण पे निर्भर नहीं करती है। आगे देखिए, एक प्रिज्म के पदार्थ का लाल रंग के लिए अपवर्तनांक 1.52, लाल रंग के लिए अपवर्तनांक म्यू R 1.52 और नीले रंग के लिए 1.60 है। यदि प्रिज्म कोण का मान 3 डिग्री हो तो दोनों रंगों का विचलन व प्रिज्म द्वारा कोणीय विक्षेपण ज्ञात करो। दोनों रंगों का विचलन तो हो जाएगा ये म्यू V और म्यू R। ठीक है, और निकाल सकते हैं ना म्यू V और म्यू R। तो सबसे पहले डेल V इज इक्वल्स टू, वॉयलेट कलर के लिए कितना दे रखा था? ओके, नीले रंग के लिए दे रखा है ना, तो मैं ब्लू लिख देता हूँ यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा? ब्लू माइनस 1 इंटू क्या? ए, ऐसा ही होगा। अब ब्लू के लिए अपवर्तनांक देखो, नीले के लिए 1.60 है। 1.60 माइनस 1 और उसे गुणा करना है किससे? 3 से। तो 0.6 को 3 से गुणा करोगे तो आएगा 1.8। ठीक, और अगर रेड के लिए देखेंगे तो ये आ जाएगा म्यू रेड माइनस 1 इंटू ए। करो, 1.58 माइनस 1 गुणा क्या? 3 डिग्री, वही 0.58 को गुणा करो 3 से, 3 सिंग 18 नहीं 8 3 24, 2 5 3 15 और 2 17, 1.74। ठीक, और आपको क्या निकालना है? कोणीय विचलन। ये हो जाएगा ब्लू में से रेड वाले विचलन को घटा दो तो कोणीय विक्षेपण आ जाएगा आपके पास में 1.8 माइनस 1.74, जिसे आप लिखेंगे 0.06 एंगस्ट्रॉम। सॉरी एंगस्ट्रॉम नहीं, 0.06 डिग्री। ठीक है, एंगस्ट्रॉम कहाँ से आएगा भैया? अगला देखो, और ये अंतिम है आज का। प्लस का 3D और माइनस का 5D के दो पतले लेंसों के संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी व प्रकृति ज्ञात करो। क्या करो भाई? पहले तो फोकस दूरी और प्रकृति कैसे निकालेंगे? तो पहले तो जोड़ो, P निकालो। P कैसे आएगा? तो P इज इक्वल्स टू आएगा P1 प्लस P2। P1 का मान कितना? 3D और इसका माइनस का 5D, तो माइनस का ही चिन्ह रहेगा, ये आएगा माइनस का 2D। ठीक है, चूंकि पावर नेगेटिव है इसलिए अवतल लेंस होगा। अवतल मतलब अपसारी लेंस। आप क्या लिखेंगे? अपसारी लेंस या फिर अवतल लेंस। फोकस दूरी क्या होगी? वो होगी 1/P। तो ये 1/2 कर दीजिएगा और मीटर लगा दीजिएगा, मतलब 0.5 मीटर, और वो भी कैसा? माइनस का 0.5 मीटर इसकी फोकस दूरी होगी, या माइनस का 50 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी होगी। ठीक है, पता चल गया? क्लियर? तो ये सिंपल से सवाल थे, ज़्यादा टिपिकल इनमें कुछ है नहीं, और आप सॉल्व करोगे तो आपको और पता चलेगा। फिर नेक्स्ट डे अपन सी सेक्शन देखेंगे, और सी सेक्शन में नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, 37वां। उम्मीद करता हूँ कि सी सेक्शन में जो सवाल नहीं आएंगे आपको, मेरी बात समझिए बच्चों, ये तो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत ज़्यादा है, तो जो सवाल आपको नहीं पता चल रहे हैं ना, वो मेरे को बता दीजिए, वो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। न्यूमेरिकल में सॉल्व करवा दूंगा, उसके लिए कोई दिक्कत मत कीजिएगा कि न्यूमेरिकल में सारे सॉल्व करवाऊंगा। अब बचे हुए जो अगर आपको थियोरेटिकली पोर्शन नहीं मिल रहा है तो मैं आपको वीडियो लिंक शेयर कर दूंगा, कैसे भी करके मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पूरा करवाऊंगा ये पेपर, चिंता मत करो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को लगातार सपोर्ट करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर।